ठीक है, लास्ट टाइम अपने कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी किया था। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज। Selection of accounting policies are based on this particular three things: prudence, substance, and materiality. प्रूडेंस लास्ट लेक्चर में बताया था, मटेरियलिटी बहुत पहले बताया था। अपने को सिर्फ पढ़ना है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। व्हाट इज प्रूडेंस, पहले तुम बताओ। यार लास्ट लेक्चर में तो बताया था प्रूडेंस। प्रेडिक्शन करना, यार क्या बात है, परफेक्ट। एस्टिमेट करना फ्यूचर का। मैंने एग्जांपल शायद दिया था, फ्यूचर इवेंट। इसको लिंक किया था मैंने, कोई तो कॉन्सेप्ट से मैंने लिंक किया था। फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना, कोई तो कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इसको लिंक किया था, याद करो। थैंक यू उत्कर्षा। मटीरियलिटी क्या होता है? द ऑल इम्पोर्टेंट आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। मतलब मटेरियलिटी मतलब सर, ये मटेरियलिटी एक्चुअली होता क्या है? एक अपन बोलते हैं ना, एक लेवल हम सेट करते हैं और उस लेवल के ऊपर का सब चीज हमको ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू चेक। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी के लिए 5,000 रुपया कुछ लेना देना नहीं है, और वही 5,000 एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ है। तो अगर हम लोग बोले छोटा ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 से ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो थरली चेक करना, तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू बी चेक प्रॉपरली एंड थरली। दैट इज मटेरियलिटी। अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्चुअली होता क्या है? कुछ नहीं, दो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है कि ये रूल को ऐसे फॉलो करना चाहिए, इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। बस उससे रिलेटेड वो गाइडलाइंस देता है। The areas wherein different accounting policies are frequently encountered: valuation of inventory। तो इसका एएस बता सकता है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। हम लोग एनआरवी बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस इज अकॉर्डिंग टू एस टू। आगे पढ़ेंगे। बाय द वे, स्टॉक का कुछ मेथड भी है। फीफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, लिफो मेथड है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है पहले जाएगा। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया पहला जाएगा। वेटेड एवरेज, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, एवरेज निकालेंगे और एवरेज के हिसाब से बाहर फेंक देंगे। ये पैराग्राफ पढ़ो। नहीं नहीं, नेट मोबाइल। ठीक है, क्या लिखा क्या है इसमें? अगर कोई बंदा अगर इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स at the end of an accounting period, for valuation of share the enterprise may adopt FIFO or average method. LIFO is out of syllabus. The method selected by enterprise for valuation is called as accounting policy. अच्छा, तुमको डेप्रिसिएशन के दो मेथड पता है, कौन सा है? डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में बताओ।
WDV एंड SLM। अच्छा, इसमें से बेसिकली कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए कंपनी को? कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए? Anyone is the wrong answer. Yes, WDV is the perfect answer. अच्छा, अगर तुम लोग WDV के हिसाब से चलते हो तो WDV में तुम लोग को पता है कि डेप्रिसिएशन हर साल थोड़ा चार्ज होता है, मतलब कम कम होते जाता है, हर साल डेप्रिसिएशन कम होते जाता है। ठीक है, तो तुम लोग ने ये जो मेथड अडॉप्ट किया है, जब तक तुम्हारा बिजनेस है तब तक तुम लोग को यही मेथड से फॉलो करना है, कब तक? जब तक कंपनी में जाना है। इन केस इफ यू वांट टू चेंज द मेथड, यस यू कैन चेंज द मेथड। और वो मेथड चेंज करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा है, वो मेथड चेंज करने के लिए मुझे उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है, तो पीछे जाके सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। और अगर हमने मेथड चेंज किया तो क्या वो डिस्क्लोज करना कंपलसरी है क्या? यस डेफिनेटली, दैट इज द अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब तुमको कौन सा चीज कौन से मेथड से करना, मतलब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फिर और क्या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एमालगमेशन है, डेप्रिसिएशन है, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें, तुमको कौन सा मेथड करना है, क्या करना है, कौन से फॉर्म में जाना है, द सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड इज नथिंग बट व्हाट अकाउंटिंग। अच्छा, मुझे बताओ हम लोग कोई भी मेथड क्यों अडॉप्ट करते हैं? मतलब अकाउंटिंग के इतने सारे मेथड है, हम WDV क्यों अडॉप्ट करने को सोचते हैं? कुछ तो रीजन होगा। एक मैं तुम लोग का एक वर्ड यूज करता हूँ, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट। क्या वर्ड इसके मैंने? टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट। ठीक। नहीं, ठीक है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, यस वी कैन चेंज। अगर हम लोग को लगता है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए, वो ऐसे टाइप का ये चैप्टर है ना जो हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है, बस कल अभी अभी डिस्कस करें। चैप्टर खत्म हो गया, बट एक चीज रह गया है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। प्रूडेंस हमको पता है, मटेरियलिटी पता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एक्चुअल मतलब पता है। मतलब ये है कि योर अकाउंटिंग शुड शो द एक्यूरेट डेटा ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। सर, एक्यूरेट डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर का मतलब क्या बोलना चाहते हो? मतलब वो एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे तुम लोग कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। चलो समझा। पहला प्रूडेंस बोलता है फ्यूचर प्रेडिक्शन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है कि तुम्हारा अकाउंटिंग शुड बी एक्यूरेट, रिलायबल, मटेरियलिटी जो इंपॉर्टेंट आइटम है उसको चेक करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चैप्टर है ना, उसको उसका समरी पढ़ लेंगे तो हम लोग को पूरा चैप्टर दिमाग में बढ़ जाता है।
ऑब्जेक्टिव है। अच्छी है। A change in accounting policy is justified. A change in accounting policy is justified. Yes, comply with accounting standard as well as to ensure more appropriate presentation. Okay. Accounting policy of inventory of Zeta Enterprise states that inventories are valued at lower of cost, determined on weighted average basis or net realizable value. Which accounting principle is followed in adopting the above policy? Zeta Enterprises ने बोला कि inventories are valued at lower of cost, determined on weighted average basis or net realizable value. मतलब whichever is less. Which accounting principle is followed in adopting the above policy? कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट किया है? मटेरियलिटी, सब्सटेंस या प्रूडेंस? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less. क्लोजिंग स्टॉक को ये बेसिस पे रिकॉर्ड किया है. अच्छा हम लोग मेरे को बोला कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less. हम लोग ऐसे क्यों करते हैं? सर अकाउंट्स में बोला इसलिए करते हैं, AS2 में बोला इसलिए करते हैं, वो सब ठीक है, बट क्यों करने का? अरे मेरा प्रोडक्ट है, मैंने मैन्युफैक्चर किया है, मैंने खरीदा हुआ है, 10 रुपए में खरीदा, एट देन उसका वैल्यू 8 रुपया हो गया, तो उसको मैं 8 रुपए में रिकॉर्ड क्यों करूँ यार? तो बता सकते हैं बच्चों? मेरे पास आंसर अवेलेबल है उसका, तुम लोग से आंसर जाना चाहता हूँ। वो पता होगा तो सेकंड का आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा. प्रॉफिट. दिशा आपने कुछ तो बोला है, तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने राइट बोला है. आप क्या सोचता हो? टू शो करंट ग्रॉस प्रॉफिट. सीन ऐसा है ना कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपए का, एग्जाम्पल लेता हूँ, 10 रुपए का मैंने प्रोडक्ट खरीदा ये साल में, और एट द एंड उसका वैल्यू 8 रुपया हो गया. मतलब अनफॉर्चुनेटली इसी साल उस प्रोडक्ट पे मुझे 2 रुपए का लॉस हो गया, अगर मैं देखा जाए तो ऐसा. अगर मैं कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो प्रॉब्लम ऐसा है कि 2 रुपए का जो लॉस है वो आज तो नहीं हुआ, मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट इन फ्यूचर जब मैं वो प्रोडक्ट बेचूंगा, समझो नेक्स्ट ईयर तुरंत 2-3 दिन के बाद मैंने बेचा तो 8 रुपए में बिकेगा, 2 रुपए का मुझे लॉस हो जाएगा. वो लॉस इस साल का था, बट वो लॉस नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होगा अगर मैंने वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया तो. अकाउंट्स बोलता है जिस ईयर का लॉस होता है उसी ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए. फ्यूचर लॉसेस हैज टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली. आगे ये डाल, अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. ये तो इधर इजराइल में चला गया. फ्यूचर इवेंट्स, तुम फ्यूचर प्रॉफिट कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट यस फ्यूचर लॉस तुमको पता चला, तुमको रिकॉर्ड करना ही है. सर अभी देखो 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस है और 12 रुपए का मार्केट प्राइस है, तो हम लोग 10 रुपए रिकॉर्ड करते हैं, तो अच्छी बात है ना, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. बट वो 10 रुपए और 12 रुपए, 12 रुपए रिकॉर्ड नहीं करते तुम, बिकॉज प्रॉफिट पे कभी रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते ना. समझाएगा? अब सेकंड का आंसर दो.
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। जब हमको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता हो ना बच्चों, तो आंसर एक झटके में आता है। अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, थर्ड, द एरियाज wherein different accounting policies can be adopted are selection of an inappropriate accounting policy decision में इनअप्रोप्रिएट, अगर मैंने कुछ गलती किया तो क्या हो सकता है? ओवरस्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन, ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी, तीन ऑप्शन, और अंडरस्टेट और ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। यस, इट कैन बी अंडर और ओवर, हम लोग नहीं बता सकते ना क्या हो रहा है। अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग, accounting policies refers to specific accounting principle or methods of applying those principles. आंसर दोनों है, पब्लिक आंसर नहीं दे रही है। Accounting policy refer to specific accounting of principle as well as methods of applying that principle. कैसे रे तुम लोग? मिला क्या? तो चेक, तो क्या कर रहा है? लेक्चर उनका। ओके, ये है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर ये चैप्टर क्या बताता है? कुछ नहीं, ये चैप्टर बोलता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट का अमाउंट कैसे फाइंड करना है, वो ट्रांजैक्शन है या नहीं वो अपने को ढूंढना है, और उसका मनी वैल्यू बताना है। अगर मैं ऐसा बड़बड़ करूँ तो कुछ नहीं समझेगा, आगे जब हम लोग एग्जाम्पल में जाएंगे ना तो समझेगा। ये थोड़ा प्रैक्टिकल थियरी है, प्रैक्टिकल थियरी है, एकदम थियरी नहीं। अरे बड़बड़ करते जाओ, नहीं 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 नहीं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, पहले आइडेंटिफाई करो, फिर सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब कैसे तुम लोग को उसको मेजर करना है, एंड इवैल्यूएशन। आइडेंटिफाई, सिलेक्ट एंड देन इवैल्यूएशन, ये अपने को करना है। अब सीन ऐसा है कि जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल्स करते हैं, मतलब कैसे वैल्यू किया जाता है,
चार वैल्यूएशन है, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? सर किधर तो पढ़ा था, सर किधर तो पढ़ा था? आप में से कोई आने वाला है अभी? आए या आने वाले? पक्का फोन करके बोला तीनों का पैकेट लेके एसिडिटी हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज, क्या बात है यार बच्चों लोग, मजा आ गया। तुम लोग अगर थियरी इतना स्ट्रांग है ना तो सीरियसली तुम लोग मतलब ऐसा सब ऐसा टॉप पे रहेंगे यार। मजा आ गया। करंट कॉस्ट, क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है, करंट कॉस्ट। मेडिकल, प्रेजेंट कॉस्ट, क्या बात है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। मतलब उस पर्टिकुलर असेट का आज का वैल्यू क्या है, मतलब करंट कॉस्ट क्या है उसका। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द ओल्ड कॉस्ट, जो प्राइस पे हम लोग ने परचेज किया। करंट कॉस्ट अभी का वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट इज रियलाइजेबल वैल्यू? ये भाई रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। हिंट दे रहा हूँ मैं कोई बेचने नहीं बैठा हूँ। मैं तो बोलेगा यार इधर ये पढ़ा रहा भी रहा है और साथ में कुछ बिजनेस भी करा लगता है। सेलिंग वैल्यू, क्या बात है, एकदम परफेक्ट। शाबाश। मतलब उसको बेचते नहीं है, बस खाली रिवैल्यू किया जाता है, रियलाइजेबल किया जाता है। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो हमको पढ़ना है, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन है। ठीक है, उसके दो तरीके हैं, इनका तरीका जो मॉड्यूल में दिया है मैं कोशिश करूंगा, बट अपने पास शॉर्टकट है तो अपन शॉर्टकट से आंसर ढूंढ लेंगे। सर आंसर राइट आएगा, राइट आएगा, यस डेफिनेटली राइट आएगा। एंड वो मेथड भी अलाउड है। तो बोलते हैं ना सर ऐसे शॉर्टकट मेथड अलाउड है क्या? हाँ यार सब अलाउड है। ठीक है, ये मालिक। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। अच्छा मुझे तो मेजरमेंट क्या आता है? मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बोला व्हाट इज मेजरमेंट? मनी मेजरमेंट। माल है तो ताल है, क्या बात है यार। मतलब टू मेजर द वैल्यू इन मनी, मतलब पैसा है, मतलब मनी वैल्यू है तो रिकॉर्ड होगा, मनी वैल्यू नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्या बात है। शाबाश। एकदम परफेक्ट। तो यू डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल, तो ये डायमेंशंस पढ़ना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इधर एग्जाम्पल। If one buys 1 kg cabbage today, the quantity he receives will be the same if he will buy 1 kg cabbage 1 year later. Similarly, the length of 1 meter cloth will not change if it is bought a few days later. तो डायमेंशन बता रहा है कि 1 किलो तुमने अगर कैबेज खरीदा तो नेक्स्ट ईयर वो 1 किलो का कैबेज 1 किलो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा।
कपड़ा 1 मीटर का है तो नेक्स्ट ईयर भी वो 1 मीटर का ही होगा। मतलब मीटर में कुछ फ़र्क नहीं होगा, बट रुपीज़ में कुछ फ़र्क हो सकता है क्या बच्चों? फॉर एग्ज़ाम्पल ओनियंस, कांदा, अगर तुम लोग न्यूज़ देखते हो तो शायद सर न्यूज़ में तो फिर शांति चल रहा है, ठीक है सॉरी। बट अगर कांदे का भाव तुम लोग को पता रहेगा, मुझे भी नहीं पता एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ मैं तो जाता ही नहीं परचेज़ करने के लिए। बट इतना पता है कि 35-40 के आस-पास कुछ है। उत्कर्ष बराबर है बोल रहा हूँ मैं? 45 थैंक यू शिवम। ये बंदे का दुकान है लगता है। 45 रुपीज़ किलो, ओके ठीक है। ओके शिवम, ठीक। अच्छा वही 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 कांदा अगर मैं मेरे को अच्छे से याद है जब लॉकडाउन मतलब अभी से 2-3 महीने पहले अगर मैंने वही कांदा अगर मैंने परचेज़ किया तो मैंने ₹10 किलो में परचेज़ किया था। ₹10 किलो में। देखो किलो में कोई डिफरेंसेस नहीं था, बट जो रेट में वेरिएशन है, यस डेफिनिटली है। और सर ऐसा क्यों? अभी ऐसा क्यों मैं क्या बोलूँ? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। किधर गया? दैट इज़ टू से अ मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल इन डायमेंशन। वजन में सेम रहेगा। मनी एज़ अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज़ नॉट स्टेबल। आप आ गए थे? कब भी आए? लाया? सॉरी यार। Money as a scale of measurement is not stable. There occurs continuous changes in the input and output prices. मैंने कांदे का एग्जांपल लिया, तुम लोग मैंगो का भी एग्जांपल ले सकते हो। मतलब हर एक चीज जहाँ पे महंगाई बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन ये सब होता है तो डेफिनेटली मनी एज अ मेजरमेंट कभी भी वो सेम नहीं होता। The same quantity of money may not have the ability to buy same quantity of identical goods at different dates. ये लाइन समझा क्या? कांदा पूरा कांदा पे फोकस करो, सेम क्वांटिटी बट अमाउंट सेम नहीं रहेगा अगर अलग डेट पे परचेज किया। मैं इतना दूर नहीं जाता, मैं एग्जांपल लेता हूँ लास्ट वीक, ये संडे नहीं लास्ट संडे मैंने कांदा परचेज किया 120 रुपीज 7 kgs मैंने परचेज किया, रफली 17 रुपये में पड़ा। वही कल वो गोनी लेके बैठते ना, वही कल मैं लेने गया तो वो 150 रुपीज बोल रहा था मेरे को, मतलब एक हफ्ते में उसने 30 रुपये बढ़ा दिया। Thus, information of 1 year measured in money terms may not be comparable with that of another year. Suppose production and scale of company in two different years are as follows. मैं ले लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो देखो इन लोगों ने एग्जांपल दिया 5000 पीसेस फॉर 1 ईयर इज 5 लाख, ठीक है। एंड उसी उसी साल में सॉरी दूसरे साल 4500 पीसेस मैन्युफैक्चर या सेल किया 5,40,000 में। साला 5,000 पीस बेचा 5 लाख में। इसका अगर मैं पर यूनिट निकालू तो कितना आएगा? 1 2 3 1 2 3 मतलब 100 रुपए के आसपास आएगा। वहीं पे सेकेंड ईयर का जरा निकालो 5,40,000 डिवाइड बाई 4,500 कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। रेट में क्या वेरिएशन है देखो। लुकिंग एट द मनी, देखो ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं पढ़ रहा हूँ। लुकिंग एट द मॉनेटरी फिगर्स वन में बी ग्लैड फॉर 8% सेल्स ग्रोथ, 5 लाख से 40,000 का ग्रोथ हो गया। In fact, there was 10% production and sales were declined. किसी का नजर इस पे नहीं गया। The growth envisaged through monetary figure is only due to price change. Let us suppose further that the cost of production for the above mentioned 2 year is as follows. ये ऊपर का जो फिगर था वो सेल्स का था, अब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,000 पीस बनाने के लिए 4 लाख का खर्चा हो गया और 4,500 पीस बनाने के लिए 4,50,000 का खर्चा हो गया। देखो हाँ? अच्छा इसका पर यूनिट निकालो 4 लाख डिवाइड बाई 5,000 ₹80 आता है। और बाजू वाले का निकालो ईयर 2 का निकालो
100 रुपये आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सेल है 5 लाख का, देखो यहाँ पे ऊपर वाला फर्स्ट ईयर का सेल है 5 लाख का, कॉस्ट है 4 लाख का, बोलो प्रॉफिट कितना। सर उतना तो आपको आना चाहिए, 1 लाख, ठीक है 1 लाख, ओके आई एग्री। फिर 5 लाख 40 का सेल है, 4 लाख 50 का कॉस्ट है, इधर का प्रॉफिट कितना। तो लॉजिकली बात करेंगे, अपना सेल भले 90,000 से सेल, सॉरी 40,000 से अपना सेल बढ़ा, पर क्या हमको प्रॉफिट हुआ क्या, मतलब प्रॉफिट हुआ है, देखा जाए तो दोनों साल में प्रॉफिट है, एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में 90,000 का प्रॉफिट हुआ। पर अगर अगर मैं ईयर को कंपेयर करूँ तो बोलो क्या मेरा कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ओके, दिखने वाले को प्रॉफिट दिखेगा बट नहीं, तो उन्होंने देखो क्या लिखा है, सो मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल इन द डायमेंशन। Accounting measures information mostly in money terms, which is not stable scale, having universal applicability, and also not stable in dimension for comparison over the time. So it is not an exact measurement discipline. तीन ऐसे कि पूरी दुनिया में पैसे का ही लेन देन होता है, बार्टर सिस्टम तो बंद हो चुका है। तो जब मनी मेजरमेंट होता है, मतलब मनी वैल्यू में ही सब कुछ रिकॉर्ड होता है और मनी स्टेबल नहीं है, तो उसको हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट डिसिप्लिन नहीं बोल सकते। पहले के जमाने में परफेक्ट होता था बार्टर सिस्टम, 1 किलो के बदले में 1 किलो, ऐसा ध्यान दो। Accounting as a measurement discipline. How do you measure a transaction or an event? कुछ नहीं, हमने परचेज किया, ट्रांजैक्शन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक है, इवेंट हो गया, प्रॉफिट मिला, इवेंट हो गया, खर्चा हुआ, ट्रांजैक्शन हो गया। कुछ याद आ रहा है? इवेंट्स के एंट्री नहीं होते, ट्रांजैक्शंस के एंट्री होते हैं। 4 accepted measurement: historical cost, current cost, realizable cost and present value. इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स एक्विजिशन प्राइस, ठीक है, हम लोग को पता है परचेज प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, द बिजनेसमैन पेड 7 लाख to purchase the machine and spend 1 lakh on its installation. So its acquisition price including installation charges is 8 lakh. Therefore, historical cost is 8 lakh. इस पे कोई डाउट? ठीक है, मेरे को उस पर कोई लेना देना नहीं। अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ है सेकंड वाला, ये तुम पढ़ो, उसमें कुछ लाइबिलिटी से रिलेटेड है।